सीमा उर्फ सिमी ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने पर्स में लंच बॉक्स रखते हुए विपिन से बोली, उठो ना विपिन, 8 बज गए हैं। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना है ना, देर हो जाएगी, प्लीज़ उठो ना, वो चिंतित स्वर में बोली। ओहो सिमी, सोने दो ना, मैं रात में 2:30 बजे आया था, तुम तो घोड़े बेच कर सो रही थी। तुम्हें क्या पता मैं कब आया था। वो झुंझलाते हुए चादर से अपना मुंह ढककर सो गया। हाँ, मुझे नहीं पता तुम कब आए थे, पर शायद मेरे शरीर को और उन पर पड़े निशान को सब पता है। वो अपने दुपट्टे से गले के निशान को छुपाते हुए मन ही मन बोली। फिर बेड पर बैठकर विपिन के मुंह से चादर उठाकर बोली, सुनो ना, देखो मेरी तरफ, मेरी बात मानो, तुम एक बार ये इंटरव्यू दे दो, फिर आकर जितनी मर्जी उतनी सो जाना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस कंपनी में तुम्हारी जॉब पक्की है। वो प्यार से विपिन को समझाते हुए बोली, प्लीज़ मेरी खातिर एक बार ये इंटरव्यू दे दो। विपिन ने अपनी आँख खोल कर देखा तो उसकी आंखें शराबियों की तरह लाल थीं। वो गुस्सा होते हुए बोला, ठीक है, चला जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे 12 बजे बुलाया है। फ़िलहाल तुम अपनी बकबक बंद करो और मुझे सोने दो। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, एक अच्छी सी स्माइल देते हुए सीमा बोली। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी नीली वाली शर्ट प्रेस करके रख दी हूँ, याद से उसे ही पहनना, और प्लीज़ चले ज़रूर जाना, मुझे लेट हो रही है, पता नहीं पहली बस मिलेगी भी या नहीं। चलो बाय। फिर कमरे से निकली ही थी कि रितु, जो उसकी ननद है, ने उसे रोक लिया। भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 2 बुक खरीदनी है। फिर सकचाते हुए बोली, और मेरी मोबाइल का रिचार्ज भी कल ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी। वो बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं कुछ दूर पर सीमा की सास बैठी सब देख रही थी। सीमा जानती थी कि महीने की 25 तारीख को उसकी क्या हालत होती है। उस पर से 1 तारीख को मकान मालिक भी आ धमकेगा। फिर भी वो रितु से पूछी, कितने पैसे चाहिए। भाभी, 2000 में बुक भी ले लूँगी और रिचार्ज भी हो जाएगा। सीमा जानती थी कि वो पैसे के लिए मना नहीं कर सकती, फिर भी एक कोशिश करके देखना चाहती थी। वो मुस्कुराते हुए पूछी, क्या ये बुक अभी ज़रूरी हैं? मेरा मतलब है कि क्या 10 दिन रुक सकती हो? रितु, जो कि बीकॉम कर रही थी, मात्र डिग्री लेने के लिए तुरंत गुस्सा गई। भाभी, पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, पर यूँ बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है। आज मेरे भैया के पास नौकरी नहीं है, तभी मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है, वरना भैया तो बिन मांगे ही मेरी हर ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है रितु, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी, अगर काम हो जाता तो कुछ दिन की बात थी। खैर छोड़ो। उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर उसकी हथेली में थमा दी। ये लो। वो उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मेरी छोटी बहन, इतनी जल्दी जल्दी नाराज़ मत हुआ कर। वो थोड़ा मुस्करा दी। चल, मैं चलती हूँ। माँ, सब्जी बना दी हूँ, रोटी वहीं कैसरोल में रखा हुआ है और दाल चावल धोकर रख दी हूँ। आप लोगों को जब खाना होगा गरम गरम बना लीजिएगा। सीमा बहुत प्यार से बोली। हाँ हाँ, तो इसमें नई बात क्या है, रोज़ तो दाल चावल मैं ही बनाती हूँ। सीमा की सासू माँ खींचकर बोली। सास है ना, भाई बहू को ताना नहीं मारेगी तो खाना कैसे पचेगा। सकचाते हुए सीमा फिर बोली, वो माँ, ये सो रहे हैं, अगर 11 बजे तक नहीं उठे तो प्लीज़ एक बार इन्हें उठा दीजिएगा। आज एक कंपनी में इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, तू जा, मैं उठा दूँगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय। घर से निकलते ही हड़बड़ाकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ओह नो, 9 बज गए। आज तो फिर दूसरी बस पकड़नी होगी। दूसरी बस मत पूछिए दोस्तों, इसमें इतनी भीड़ की सीट तो ख्वाब है, खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है, और उस पर कुछ मनचलों का सभी फीमेल पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी समझकर इधर उधर टच करना, ये तो दिल्ली की बसों के लिए आम बात है। कुछ बोलने पर बातों का सिलसिला बढ़ता और बस चालक बस से उतारकर ये कहता, मैडम जी, इतना छुई मुई हो तो अपनी खुद गाड़ी में चला करो, इस भीड़ में ऐसा ही होगा।
मंजूर है तो चलो, वरना यहीं रोड पर खड़े रहो और दूसरी बस का इंतज़ार करो। बहुत मुंहफट होते हैं ये बस चालक और कंडक्टर। जैसे इनके घर की औरतें तो मानो क्रेटा से घूमती हों। सच पूछिए तो ये हाल सभी शहरों का है जहाँ औरतों के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार होते हैं, पर सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हैं। और जब पानी सर से ऊंचा उठ जाता है तो खुद के लिए ईएमआई पर स्कूटी या कोई और साधन का इंतज़ाम करती हैं। सीमा को ऑफिस पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गया। सीमा दिल्ली के हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में काम करती थी। ऑफिस में इन करते ही बॉस पर उसकी नज़र पड़ी। वो सीमा के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मिस सीमा, यहाँ पास में ही एक बॉस शॉप है, आप वहाँ जाकर अपनी घड़ी ठीक करवा लीजिए। सीमा आश्चर्य से बोली, सॉरी सर, पर मेरी घड़ी तो ठीक है। ओहो रियली? तो शायद हमारी घड़ी ही फास्ट हो गई है, क्योंकि हमारी घड़ी में तो 10:45 हो चुके हैं। सीमा समझ गई कि सर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। वो नज़रें झुकाकर बोली, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। इसमें नई बात क्या है मिस सीमा, आपका तो ये रोज़ रोज़ का ड्रामा है, पर ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, समझी? जी सर। उनके यहाँ से जाते ही रेनू, उसके साथ काम करने वाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त, हर्ष से बोली, क्या करती है यार, इतना लेट क्यों हो जाता है तुझे? सॉरी यार, क्या करूँ, घर से निकलते ही रितु ने पैसे मांग कर दी, इसी में लेट हो गई। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अपनी चेयर पर बैठने लगी। तभी रेनू की नज़र सीमा के गले पर लगे निशान पर पड़ी। वो आश्चर्य से बोली, फिर नया जख्म? तो क्या कल रात फिर? वो आधे बोल कर ही चुप हो गई। सीमा शर्म से अपने दुपट्टे से अच्छी तरह उन जख्मों को छुपाते हुए बोली, देख तो, अब ठीक है ना? अब तो किसी को नहीं दिखेगा ना? नहीं, पर सीमा, आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम विपिन को मना क्यों नहीं करती? अरे छोड़ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज ही एक कंपनी में उसका इंटरव्यू है। जब उसके पास नौकरी हो जाएगी तो वो जुए और सट्टाबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। वो जुए में हार जाता है, तभी शराब पीकर घर आता है। और वो बोलते बोलते थोड़ा भड़बड़ा गई। और अपने हार का गुस्सा तुझ पे उतारता है, यही ना? रेनू ने गुस्से से कहा। तू भी ना यार, अपने आत्मसम्मान की होलिका जलाना। विपिन कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसे जुए और शराब की लत लग गई है और पैसे की कमी तुझसे पूरी हो जाती है। घर की भी सारी जिम्मेदारियां तूने ही उठा ली हैं, तो वो क्यों करेगा जॉब? वो झुंझलाते हुए बोली। ऐसा मत बोल रेनू, तू देखना, आज के बाद वो बदल जाएगा। सीमा के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। देख, शायद तू जैसा सोच रही है वैसा ही हो, उसका मन रखने के लिए रेनू बोली। अच्छा चल बता, मेरे लिए लंच में मूंग दाल की पकौड़ी लाई है या नहीं? वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली। ऐसा हो सकता है कि तू बोले और मैं ना लाऊं? वो अपने पर्स से लंच बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। दोनों हाई फाई करते हुए बोली, तो चल ठीक है, लंच में कैंटीन में मिलते हैं, अभी मेरी मीटिंग है, बाय बाय। रेनू के जाते ही सीमा उसकी बातों में उलझ गई। उसकी माथे की रेखाएं सिकुड़ने लगीं। सच में विपिन नहीं सुधरेगा तो घर की जिम्मेदारी, रितु की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, सासू माँ के आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे, इन सब का क्या होगा? फिर कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो उनके भी अलग खर्चे होंगे। ये सब कैसे मैनेज होगा? ओह, मुझे तुम्हारे बारे में शादी से पहले ही सब पता रहता। काश मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता। यह सोचते सोचते वो अपनी पुरानी यादों में कहीं खो गई। सीमा और विपिन की लव मैरिज थी। बात 3 साल पहले की थी, जब सीमा दिल्ली में नई नई जॉब करने आई थी और वो एक गर्ल्स लॉज में रहती थी। कहते हैं दिल्ली दिलवालों का शहर है, यहाँ प्यार भी है और प्यार में धोखे भी, लेकिन कुछ ही लोगों का प्यार मुकम्मल हो पाता है। सीमा पहली बार अपने परिवार से इतनी दूर अलग रहने आई थी तो थोड़ा एडजस्ट करने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर वो दिल्ली की हर गलियों से अच्छी तरह वाकिफ़ भी नहीं थी।
एक दिन वो अपने रूममेट की बातों में आकर कुछ सस्ते सामान के लालच में चोर बाजार खरीदारी करने चली गई। दोनों कुछ सामानों की खरीदारी में व्यस्त हो गईं। अचानक सीमा की नज़रें अपने साथ आए रूममेट, जिसका नाम रूबी था, उसे ढूंढने लगीं। वो कहीं नज़र नहीं आई। सीमा घबरा गई। उसकी घबराहट इतनी बढ़ी कि वो इधर उधर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी। फिर उसे फ़ोन भी लगाई और उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। अंत में उसे डर से रोना आ गया, क्योंकि अंधेरा भी होने को आ गया था। उसकी ये बेचैनी और परेशानी काफ़ी देर से एक नौजवान लड़का दूर खड़े देख रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो सीमा के पास जाकर पूछ लिया, आप किसी को खोज रही हैं? सीमा घबराकर बोली, नहीं, क्योंकि उसे मालूम था किसी अनजान से बात करना सही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? देखिए, आप एक लड़की हैं और मुझे लग रहा है आपके लिए ये शहर भी नया है और उस पर ये अंधेरा होने वाला है। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, जिससे आप सुरक्षित अपने घर पहुँच जाइएगा। उस नौजवान ने चिंता जताते हुए कहा। मरता भला करता क्या? सीमा की जान तो पूरी तरह सूख गई थी, पर टैक्सी वाली बात उसे सही लगी। उसने अपना एड्रेस उसे बताकर कि मुझे सेक्टर 3 साउथ फावड़ा में जाना है। ओके। उस नौजवान ने तुरंत ही एक टैक्सी बुक कराई और उस टैक्सी वाले को वहाँ एड्रेस बता दिया जहाँ सीमा को जाना था। सीमा टैक्सी में बैठकर खिड़की से थोड़ा सा सर बाहर निकालकर बड़े विनम्र भाव से थैंक यू बोली। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाइए। आपके परिवार वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे, उस युवक ने कहा। वैसे मेरा नाम विपिन है और मैं यहीं होंडा कंपनी में इंजीनियर हूँ। और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सीमा सकुचाने लगी। तभी विपिन ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अजनबियों को नाम बताने का क्या फ़ायदा, और फिर आप कल ही मुझे भूल जाएंगी। सीमा के मन में एक एहसास हुआ, एक तो बेचारा भला इंसान मेरी मदद कर रहा है और मैं इसे अपना नाम भी नहीं बता रही। दिस इज़ नॉट फेयर। वो धीरे से बोली। सीमा ठीक है सीमा जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। चलिए बाय, कहकर टैक्सी वाले को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो सही सलामत अपने लॉज पहुंच गई। इस घटना के बाद वो अपने रूममेट से थोड़ी सतर्क हो गई थी, क्योंकि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में अपना फ़ोन एंगेज कर दी थी। वो सोची, अगर वो अनजान आदमी मेरी मदद नहीं करता तो मैं क्या करती। यह सोच कर ही वो डर जाती है और विपिन के लिए अपने मन में एक अलग ही भला मानुस की छवि बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात दोबारा मार्केट में हुई। फिर कॉफ़ी पीने की बात हुई। उसके बाद मोबाइल नंबर का सिलसिला, मोबाइल से मिलने की बात, बातों का सिलसिला जारी हुआ। ये सिलसिला कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर तो बात शादी तक पहुंच गई। सारी बात जब उसने अपने परिवार वालों से कही तो उसके माता पिता विपिन से और उसके परिवार वालों से मिलना चाहते थे। शादी के लिए कुंडलियां मिलाना चाहते थे। जब सीमा के पिता ने कुंडली देखी तो वो आश्चर्य से बोले, ये शादी कभी नहीं हो सकती। पर क्यों पापा? क्योंकि तुमने शायद लड़का का सरनेम नहीं पढ़ा। लड़का का पूरा नाम विपिन गुप्ता है और तुम्हारा पूरा नाम सीमा झा है। हम ब्राह्मण हैं और वो क्या पापा, आप भी अब कोई कास्ट नहीं देखता है, पर हम देखते हैं, क्योंकि हमें और भी बच्चों की शादी अपनी ही बिरादरी में करनी है। तुम अपनी बिरादरी से बाहर शादी करोगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। इसी तरह 2 दिनों तक घर का माहौल बहस का ही बना रहा। 2 दिनों के बाद सीमा और विपिन ने मंदिर में शादी कर ली। सीमा के इस तरह शादी कर लेने से उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब उसका मायका हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। इधर सीमा और विपिन की शादीशुदा ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। 6 महीने बाद विपिन की माँ और छोटी बहन भी गांव से उनके पास रहने आ गए, क्योंकि विपिन की छोटी बहन ऋतु को बीकॉम की पढ़ाई पूरी करनी थी। तो विपिन और सीमा ने
1 BHK फ्लैट से 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब परिवार की जिम्मेदारियां और खर्च दोनों बढ़ने लगे, और बड़े क्यों नहीं, परिवार के सदस्य जो बड़े हैं, खर्च तो लाजमी ही है ना। धीरे धीरे विपिन का भी नेचर थोड़ा बदलने लगा था। विपिन को सट्टे और जुए की लत थी, जिसे उसने सीमा से शुरू से ही छुपा लिया था, पर पीने की आदत उसे नहीं थी। हाँ, कभी कभार थोड़ा चलता था, तो इससे सीमा को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर शादी के 9 महीने बाद जब सीमा को उसके इस जुए की लत के बारे में पता चला, तो वो खुद को प्यार के नाम पर ठगा हुआ महसूस करने लगी। वो बार बार विपिन को इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए बोलने लगी, पर हर बार वो यही कहता रहा, अच्छा, इस बार सट्टे में मेरा बहुत पैसा लगा है, ये जीत गया तो छोड़ दूंगा। पर जीतने के बाद और ज़्यादा पैसे दोगुना करने की लालच, उस पर से चापलूसों की इस दुनिया में कमी कहाँ है। दोस्त हो या दुश्मन, यही चाहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर नीचे गिर जाए और मैं उसकी पीठ पर पैर रखकर ऊपर उठ जाऊं। विपिन से सीमा ने कभी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी, वो इंसान उससे झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ेगा। धीरे धीरे विपिन के जुए की आदत बद से बदतर होने लगी थी। अब उसकी नज़र सीमा के गहनों पर भी पड़ गई। इन सब बातों से कंपनी ने तो पहले ही विपिन को जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि वो टाइम पर कंपनी जाता नहीं था। जब जाता था तो हमेशा शराब के नशे में रहता था। एक दिन तो उसने कंपनी की कार डील करके सारा पैसा सट्टे में लगा दिया और हार भी गया, तो कंपनी वालों ने उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इन सब का खामियाजा सीमा को भुगतना पड़ा। उसकी ज़िंदगी नरक के समान हो गई, क्योंकि जब भी वो जुए में हार कर आता था, तो शराब के नशे में अपनी हार का गुस्सा सीमा के शरीर पर निकालता था। वो उसके बदन पर अपने नाखूनों और दांतों के निशान छोड़ देता था, और सुबह होते ही रात की सारी बात भूलकर मगरमच्छ के आंसू निकालकर सीमा के पैरों पर गिरकर माफ़ी भी मांग लेता था। कहता था, मेरे पास जॉब नहीं है तो बेकार हो गया हूँ, मुझे शर्म महसूस होती है, अपनी मर्दागनी पर भी शक होता है कि मैं घर में बैठे रहता हूँ और तुम दिन भर घर के बाहर और अंदर काम करती हो। लानत है मुझ पर। और सीमा उसकी इन बातों पर मोम के समान पिघल जाती थी और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना दर्द भूल जाती थी। पर यह सब तो रोज़ का ड्रामा था। सीमा को लगता था कि जब विपिन का जॉब लग जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अचानक उसका ध्यान टूटा। घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। वो तुरंत ही विपिन को फ़ोन लगाई। स्विच ऑफ। हो सकता है इंटरव्यू में होगा, इसलिए मोबाइल ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, रितु को कॉल लगाती हूँ, वो जिज्ञासा बस पूछी। हाँ रितु, तुम्हारे भैया इंटरव्यू के लिए चले गए क्या? भाभी, मैं तो आपके जाने के बाद 10 बजे ही कॉलेज चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी रितु, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। वो फ़ोन रखते ही सोचने लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ इंटरव्यू में। अब सीमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये जॉब मिल जाए उसे, फिर मेरी चिंता दूर हो जाएगी। इसी तरह शाम के 7 बजे वो घर पहुंची। जब विपिन से जॉब के बारे में पूछा तो उसने फट से कहा, नहीं मिली। नहीं मिली? सीमा ने जिज्ञासावश पूछा। कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। तो वो झुंझलाकर ज़ोर से चिल्लाकर बोला, अरे कहा ना नहीं मिली, मैं वहाँ 1 घंटे लेट से पहुँचा, तब तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मेरे पास मेरी बाइक थोड़ी ही है ना कि तुरंत पहुँच जाता। बस में गया था तो लेट हो गई। और ऐसे भी इंटरव्यू वगैरह इन सब लोगों के सिर्फ चोंचले हैं। असल में उन लोगों ने ज़रूर अपने किसी रिश्तेदार को पहले से ही जॉब पर रख रखा होगा, मैं सब जानता हूँ। सीमा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी इस बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर में कलह ही होगा और माँ तथा रितु यही सोचेंगी कि मैं उनके कारण ही लड़ रही हूँ, तो चुप ही रहना अच्छा है। सीमा कई बार अपने ऑफिस के लोगों से पूछ कर विपिन के लिए जॉब का ऑफ़र लाती, पर हर बार विपिन या तो समय पर नहीं पहुंचता या इंटरव्यू लेने वाले से बहस करके वापस लौट आता था। सीमा ने उसे बहुत समझाया,
पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि थोथा चना बाजेगा ना, यही कहावत यहाँ सटीक बैठती है। सीमा की हर कोशिश अब बेकार होती जा रही थी और इसी बीच उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर विपिन, उसकी माँ और रितु सब बहुत खुश हुए। हो भी क्यों नहीं, घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला था। 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब तो सीमा का शरीर थोड़ा उभरा हुआ भी नज़र आने लगा था। उसकी दोस्त भी रेनू अब उसे अपनी कार से ही ऑफिस लेने आती थी और घर भी छोड़ती थी। उस रात भी वो ऑफिस से आकर थोड़ी वीकनेस के कारण जल्दी खाना खाकर सो रही थी कि 12 बजे विपिन अपने रोज़ के अड्डे से जुए में हार कर शराब के नशे में अपने कमरे में घुसा और हमेशा की तरह वो सीमा पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। वो दर्द से जितना चिल्लाती, अपना हार का गुस्सा उस पर उतना ही ज़्यादा उतारता। अंत में वो बेहोश हो गई और सीमा के शरीर को वो भैंसी की तरह नोच कर मन भर जाने पर सो गया। सुबह जब सीमा की आँख खुली तो उसका माथा घूम रहा था, उसके पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा था। वह उठ भी नहीं पा रही थी। जब वो कोशिश कर उठने लगी तो बेड की चादर खून से रंग चुकी थी। नाकाम कोशिश करती रही विपिन को उठाने की, पर वो नशे की हालत में बेहोश सोया पड़ा था। वो बेड से सटे टेबल पर से अपना मोबाइल उठाई और रेनू को जल्दी से जल्दी अपने घर आने को बोली। सीमा के दर्द भरी आवाज़ सुनकर रेनू जल्दी से अपनी कार लेकर उसके घर आ गई। वो घर में घुसते ही रितु से सीमा के बारे में पूछी। रितु आश्चर्य से बोली, भैया भाभी तो अभी सो रहे हैं। रेनू हड़बड़ाकर सीमा के बेडरूम का दरवाज़ा पीटने लगी। सीमा, तुम ठीक हो? दरवाज़ा खोलो। चूँकि रेनू ही दुनिया में सीमा की एक ऐसी दोस्त थी, या कहें कि हमदर्द थी, जिससे वो अपने मन की हर बात शेयर करती थी, यहाँ तक कि विपिन के बदलते स्वभाव के बारे में भी। तो रेनू को सीमा की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उधर कमरे में सीमा पेट दर्द से बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और रोए जा रही थी। वो पूरी तरह खुद को लाचार और बेबस समझ रही थी, पर उसने कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब सीमा की हालत देखकर दंग रह गए। उसके कपड़े पूरी तरह खून में सने थे। वो वहीं बेहोश हो गई। रेनू ने आस पड़ोस के कुछ लोगों की सहायता से सीमा को उठाकर कार में बैठाया। फिर उसकी सास भी उसके साथ हॉस्पिटल पहुंची। माँ डॉक्टर ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया। थोड़ी ही देर में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि सीमा ने अपना बच्चा खो दिया। उसका गर्भपात हो चुका था और अब उसकी भी हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये एक रेप केस था। रेनू ने भी गुस्सा से डॉक्टरों का ही पक्ष लिया और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस बस सीमा के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, पर डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि उसे ज़्यादा पेन ना हो। पुलिस की जाने के कुछ घंटे बाद ही सीमा को होश आ गया। उसकी सास सबसे पहले उसे देखने गई और बातों ही बातों में बता दी कि यहाँ के डॉक्टरों ने और तुम्हारी दोस्त ने विपिन के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दिया। अब तो लोग तुम्हारी गवाही के बाद विपिन को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। देख बेटी, मैं मानती हूँ उसने जो तेरे साथ किया वो सब गलत है, पर तू ही सोच, ये तो पति पत्नी के बीच के आपस की बात है। और अगर वो जेल चला गया तो सोच मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। अभी तो उसकी शादी भी बाकी है और इस दुनिया में विपिन के अलावा हमारा कोई नहीं है। इस माँ पर एक उपकार कर दे, ये केस मत कर। मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, मैं उसे रास्ते पर लाऊंगी, पर यह सब भूल जा। सीमा एकटक से अपनी सास की ओर अपने आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देख रही थी। उसने अपनी पलकों को बंद कर लिया तो मानो आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ निकलने लगीं। उसकी जुबान खामोश थी, पर मन पूछ रहा था कि माँ, उस वक्त आप कहाँ थीं जब आपका बेटा मुझ पर जुल्म कर रहा था? उस वक्त तो मेरे शरीर पर आपको कोई जख्म नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्यों नहीं कभी आप अपने बेटे से सवाल किए? आपके और मेरे कमरे के बीच मात्र एक दीवार ही तो थी, तो आपने क्यों नहीं प्यार भरे हाथ मेरे सर पर रखे?
क्योंकि आपका बेटा अपना खून था और मैं पराई घर की थी, तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज मैं भी अपने अजन्मे बच्चे का खून देखी हूँ, जिसे आपके बेटे ने अपने हवस में मार डाला। मुझ पर क्या बीत रही है, ये आप क्यों नहीं समझ रही। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है दोस्तों, कि पराए घर से आई लड़की हमेशा पराई ही रहती है। ससुराल में उसे हमेशा पराए घर की होने का ताना मिलता है, भले ही अपना सर्वस्व क्यों ना ससुराल पर न्यौछावर कर दे। लोग कभी बेटों को छोड़कर बहुओं का साथ नहीं देंगे, और यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का। सीमा ने अपनी आंखें खोली और बोली, माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? भगवान ना करे कल अगर रितु के साथ भी ऐसा ही होता, तो क्या आप रितु को भी चुप रहने के लिए ही कहेंगी? उसकी सास सवाल सुनकर कमरे से बाहर चली गईं। तभी थोड़ी देर में विपिन मगरमच्छ के आंसू लेकर उसके पास आया और सीमा का हाथ पकड़कर अपने गाल पर मारने लगा। मुझे मारो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल में सड़ने के लिए भिजवा दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ कि कभी जुआ नहीं खेलूँगा, ना ही शराब को हाथ लगाऊँगा, तुम्हारे सर की कसम। बस इस बार माफ़ कर दो। सीमा उसे मासूमियत से देख रही थी। तुमने तो मेरे प्यार की लाज भी नहीं रखी। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर आई थी, पर तुमने तो प्यार के नाम पर हरदम मुझे ही छला है। कई बार मेरे सर की झूठी कसम खाई है, और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अब मुझे तुमसे किसी सुधार की कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी पुलिस के साथ रेनू कमरे में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने विपिन को देखते ही कहा, आप कमरे से बाहर जाइए, मुझे मिस सीमा का बयान लेना है। विपिन के तो होश उड़ गए। बयान? जी, मैं इनका पति हूँ। वो पूरी तरह बोल भी नहीं पाया था कि रेनू ने कहा, तुम्हें इसका पति बोलते हुए शर्म नहीं महसूस हो रही है? इंस्पेक्टर साहब, आज सीमा की ये हालत इसी कमीने नीच की वजह से हुई है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए और उम्र कैद की सज़ा दिलवाइए। मानो रेनू की आंखों से आग बरस रहा हो। मेरी बीवी को तुम ही हमेशा भड़काती हो। आज तुम्हारे कारण ही मेरा घर टूट जाएगा, विपिन चिल्लाकर बोला। इंस्पेक्टर अपना डंडा विपिन को दिखाते हुए बोला, तुम साले अगर गुनहगार निकले ना, तो देख तेरे ऊपर कितने सारे चार्ज लगाकर सारी उम्र तुझे कैसे जेल की रोटी खिलाता हूँ। औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। बस तेरे खिलाफ़ सीमा को बयान तो देने दे, फिर तेरे अंदर की गर्मी मैं बाहर निकालता हूँ। अभी जाकर बाहर बैठ। उसके जाते ही सीमा ने अपना बयान दिया। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला और विपिन के पास जाकर बोला, आज के बाद अगर तू मिस सीमा के आसपास भी नज़र आया, तो कसम इस वर्दी की तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी अगली 7 पुश्तें भी किसी औरत पर हाथ उठाना भूल जाएंगी। और अब फ़ौरन यहाँ से अपनी माँ को लेकर दफ़ा हो जा। पर सर, वो मेरी बीवी है। तू यहाँ से जाता है या? इंस्पेक्टर ने हुल देते हुए कहा। विपिन हड़बड़ाकर भाग गया। कमरे में अंदर रेनू सीमा को अपनी नाराज़गी जताते हुए बोली, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया। तू नहीं जानती, विपिन जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, तभी वो सुधरेंगे। नहीं तो वो कल किसी लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसके अस्तित्व के साथ खेलने लगेंगे। तू क्या चाहती है, एक और सीमा पैदा हो जाए? आज भले ही सीमा की आंख में आंसू थे, पर उसने तय कर लिया था कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और अपने स्वाभिमान को किसी के सामने झुकने भी नहीं देगी। आखिर उसका भी अस्तित्व है। वो दर्द भरी मुस्कुराहट से बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई और सीमा बने, पर उसके लिए किए की सज़ा उसकी माँ और बहन को क्यों मिले? उनका क्या कसूर है? इस संसार में विपिन के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। और फिर रितु तो मेरी छोटी बहन के जैसी है, अभी उसकी शादी भी बाकी है। तो मैंने इन दोनों के खातिर विपिन को माफ़ कर दिया, पर मेरे साथ जो उसने किया है उसकी माफ़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह एक हफ्ते बाद सीमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई।
फिर वो विपिन के घर गई। साथ में रेनू और वकील साहब भी थे। वो अपने सजाए हुए उस आशियाने को एक नज़र देखने लगी। कितनी हसरतों से सजाया था मैंने अपने इस आशियाने को। हर चीज़ मेरी पसंद की है। वो कमज़ोर पड़ने लगी। फिर अचानक विपिन पर नज़र पड़ी। वो उसे देखकर कुछ सोचने लगी। अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, वकील साहब पेपर दीजिए। वकील से पेपर लेकर सीमा ने विपिन की ओर बढ़ा दिए। लो इसे और साइन कर दो। जब विपिन ने पेपर देखे तो डिवोर्स पेपर? आश्चर्य से बोला, पर क्यों? तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना। मैंने सिर्फ तुम्हें जेल नहीं भेजा, पर सज़ा तो तू अब पूरी ज़िंदगी काटोगे मुझे खोकर, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाबों के घरौंदे को अपनी जुए और सट्टे के दांव पर लगा दिया है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी जिससे तुम हर रात तार तार करते थे। तुम्हें सिर्फ मेरी कमाई के पैसे और मेरा शरीर चाहिए था। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ विपिन, तुम कभी नहीं बदलोगे। ना ही तुम अच्छे पति बन पाए और ना ही अच्छे इंसान ही। मैंने तुम्हारी हर गलतियों को नज़रअंदाज किया है। तुम घर में बैठे रहे, मैं कमाकर तुम्हारे परिवार को खिलाती रही। मेरे मेहनत की कमाई तुम मिनटों में जुए में उड़ा देते थे। मैंने तुम्हारी हर जिम्मेदारी को अपना समझकर उसे ईमानदारी से निभाया है, पर तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारी ही इंसानियत मर चुकी थी। तुम एक जानवर में तब्दील हो चुके थे और अब मैं किसी जानवर के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, पर अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हें इस शादी के बंधन से आज़ाद करती हूँ। तुम चाहो जैसे अपनी ज़िंदगी बसर करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अपने माता पिता की बात नहीं मानकर मुझे तुमने बहुत बड़ा सबक दे दिया है, और मेरी नादानियों का ही असर था कि तुमने मेरे आत्मसम्मान और अस्तित्व को तार तार कर दिया है। एक औरत के लिए उसका आत्मसम्मान और अस्तित्व ही सब कुछ होता है, जिसे तुमने कब का मिट्टी में मिला दिया है। तो अब मैं अपनी खोई हुई अस्तित्व को फिर से लाना चाहती हूँ और पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीना चाहती हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और अपनी ज़िंदगी अपने पैमाने पर जियो। आज सीमा का यह रूप देखकर विपिन के तो होश ही उड़ गए। कल तक जो उसकी हर मनमानी को सहा करती थी, आज वो माँ काली का रूप धर चुकी थी। विपिन को कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। सीमा अपने वकील को बोली, वकील साहब डिवोर्स पेपर पर साइन करवाकर कोर्ट में जमा कर दीजिएगा, और जब कोर्ट में डेट पड़ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। विपिन सीमा को देखते ही रह गया और वो उसकी आंखों से ओझल हो गई।